हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेज में। जैसा कि अपन लेसन 2 पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीव, इसमें अपन को पढ़ना था अपने मित्र सूक्ष्म जीव और अपने शत्रु सूक्ष्म जीव। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते अपन। आज अपना अगला जो टॉपिक है वो सूक्ष्म जीव में अपन को पढ़ने थे 2 मित्र सूक्ष्म जीव और शत्रु सूक्ष्म जीव। इसमें से अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, इनका कार्य क्या होता है और आखिर सूक्ष्म जीव होते क्या है, इसके बारे में अपन ने जाना था। इसके आगे अब अपन चलते हैं तो अपन को आज पढ़ेंगे अपन मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी कि जो हमारे मित्र की भूमिका निभाते हैं ऐसे सूक्ष्म जीवों का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों नाम है मित्र, मित्र यानी होता है दोस्त, फ्रेंड। फ्रेंड उसे बोलते हैं जो हमारा किसी न किसी चीज में सहायता करे, हमारे हमेशा साथ रहे और हमें हमेशा लाभ पहुंचाए, तो हमारा दोस्त या मित्र कहलाता है। तो इसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में सीधे सीधे फायदा करेंगे या हमें लाभ पहुंचाएंगे। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम मित्रवत सूक्ष्म जीव या बोल सकते हैं लाभदायक सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आज अपन को इस वीडियो में अपने जो लाभदायक और मित्रवत सूक्ष्म जीव है उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो एक सूक्ष्म जीव जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, आप इसको परिभाषा वाइज भी पढ़ सकते हो या मैंने जिस तरह पढ़ा है टॉपिक डाल के इस तरह भी कर सकते हो। जैसे पहला है लैक्टोबैसिलस, एक सिंपल सा नाम है और एक सामान्य नाम है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। तो जो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव होता है ये अपने घर में प्रतिदिन या प्रतिदिन नहीं तो कुछ दिन छोड़कर और रोजाना किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी है और हमारे काम में आता है। जैसे कि अपने घर में जो दूध होता है उसको हम बहुत बार दूध को दही में बदलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही उसमें पहले से जो दही उपस्थित होता है उसको मिला देते हैं, जिससे कि हमारा जो दूध होता है वो वापस से दही में बदल जाता है। तो दोस्तों ऐसा चमत्कार किस प्रकार हुआ, या आपने भी घर में देखा होगा मम्मी दूध को गर्म करती है हल्का सा गुनगुना और उसमें थोड़ा सा दही मिला देती है। उस दही को अपने सामान्य लैंग्वेज में जामन बोला जाता है। तो जामन उसमें मिला दिया जाता है, यानी कि दही मिला दिया जाता है थोड़ा सा मात्रा में, तो वो पूरा दूध भी गाय में बदल जाता है, वो भी दही में बदल जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इस कारण होता है क्योंकि जो दही होता है उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। तो जब थोड़ा सा दही मिलाया जाता है तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में लैक्टोबैसिलस जीवाणु रहेंगे और वो थोड़े से लैक्टोबैसिलस जीवाणु 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे के अंदर जनन की क्रिया करते हुए अपनी संख्या में वृद्धि करते जाते हैं। और जैसे जैसे इनकी संख्या में वृद्धि होगी तो दूध जो है वो दही में बदलता जाएगा, तो पूरे दूध को ये दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? तो हमको नाम याद हो जाना चाहिए, कौन सा? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के सामने आप एरो लगा के लिख सकते हो, जो लिख रहे हैं नोट कर रहे हैं, लैक्टोबैसिलस हेडिंग डाल लेना, एरो लगा के लिखना कि ऐसे जीवाणु जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं वो लैक्टोबैसिलस कहलाते हैं। या फिर यूं बोल सकते हैं अपन, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है कौन? लैक्टोबैसिलस। तो इसकी हेडिंग डाल के इसके सामने लिख लेना कि यह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। मैंने एरो में शॉर्ट में लिख रखा है, दूध को कहीं बदल देगा है दही में। दही से ही अपन बहुत सारी चीजें अन्य उत्पाद बना लेते हैं। दही से अपन मक्खन निकाल लेते हैं, दही से अपन घी निकाल लेते हैं, दही से पनीर भी बना लेते हैं, दही से मट्ठा बोलते हैं अपन, वो भी बना लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उत्पाद हम फिर दही से बना लेते हैं। तो हमारे लिए डायरेक्ट सबसे उपयोगी कौन है? लैक्टोबैसिलस, क्योंकि इसके कारण ही अपन को वो सारे उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए हम इसको किसकी श्रेणी में रखते हैं? लाभदायक या फिर मित्रवत सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आपको, और आपको ये बात भी पता लग गई होगी कि आखिर दूध दही में कैसे बदल जाता है। अगला अपन पढ़ेंगे अपना लाभदायक सूक्ष्म जीव यीस्ट। अगला जो होता है यीस्ट, ये यीस्ट जो होता है ये भी हमारे लिए एक लाभदायक सूक्ष्म जीव है, इसलिए इसको भी लाभदायक या फिर बोल सकते हैं मित्रवत जो जीवाणु है उनकी श्रेणी में इसको रखा गया है। तो दोस्तों जो यीस्ट होता है ये
क्या उपयोग में आता है और ये हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद होता है, इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे आपने घर में देखा होगा कि जो अपने घर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनमें फूली हुई होती है, हल्की सी फूला हुआ होता है, तो वहां हर जगह कौन होता है, यीस्ट होता है। जैसे कि ब्रेड, ब्रेड में हम देखेंगे तो वो हल्की फूली फूली नजर आएगी। बड़ा पाव आपने देखा होगा तो वो पाव भी फूला हुआ रहता है। घर में अपन बनाते इडली डोसा, तो ये आदि चीजें फूली हुई रहेगी, उठी हुई रहेगी कुछ ना कुछ। इसी प्रकार बहुत सी चीजों के लिए अपन मैदा तैयार करते हैं, तो मैदे को भी इस तरह से पहले फुलाया जाता है। जैसे जलेबी, तो जलेबी आपने खाई होगी, तो जलेबी का मैदा भी पहले 1-2 दिन पहले गलाया जाता है, फिर उठ जाता है, ऊपर फूल जाता है, तो उठा हुआ जो मैदा होता है फिर उससे जलेबी बनाई जाती है। इस प्रकार बहुत सारे उत्पाद इस तरह के होते हैं जो फूले हुए मुलायम प्रतीत हो गए हमको। जैसे कि ब्रेड, पेस्ट्री, केक, आपके बर्थडे में सबके केक आता ही होगा घर पे, आपने उसको भी देखा होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस होता उठा हुआ, है ना। इसमें इडली डोसा आदि जो उत्पाद है कैसे तैयार हो रहे हैं, तो इन सबके पीछे भी कौन सा सूक्ष्म जीव है, यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव उपस्थित है। ये यीस्ट क्या करता है इसको हम जानेंगे। आप भी इसका उपयोग घर पे कर सकते हो, प्रयोग करके देख सकते हो। आप थोड़ा सा मैदा लो, मैदे को पानी में घोल के देखो, हल्का सा पानी घोल के रखोगे तो मैदा बैठा हुआ रहेगा, कोई अपना कूटेगा नहीं। लेकिन उसी मैदे में, मैदे के साथ आप थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, यीस्ट पाउडर को मिला दीजिए। जब यीस्ट पाउडर को आप उसमें मिलाओगे और कुछ घंटे बाद देखोगे तो मैदा आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा होता है यीस्ट जीवाणु के कारण। ये यीस्ट जीवाणु भी अपनी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि करते जाते हैं, जिससे कि इनकी संख्या जनन के कारण बढ़ती जाएगी और ये श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन की क्रिया में ये ऑक्सीजन लेंगे और CO2 त्यागेंगे। जब CO2 गैस वो बाहर निकलती है तो वो उस मैदे को ऊपर उठा देती है, उस कणों में क्या उपस्थित हो जाएगी, CO2 गैस। तो ये जो श्वसन की क्रिया में गैस त्यागते हैं वही गैस बाहर निकलेगी, जिससे मैदा ऊपर उठ जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो वो CO2 गैस के कारण होता है। तो सिंपल सा याद रखना, CO2 गैस यहाँ पे इसके पीछे जिम्मेदार है। और ये कहाँ से आ रही है, वो यीस्ट जो जीवाणु है वो इस गैस को त्यागते हैं। तो जितनी भी सॉफ्ट चीजें आप खा रहे हो, मैंने आपके लिए उदाहरण लिख दिया, सब इसके पीछे। तो आप इसको भी लिख सकते हो, नोट करना, इसको हेडिंग डालना, यीस्ट जीवाणु। इसमें क्या होगा कि इसका जो उपयोग है वो मैदा या खमीर, मैदे को जो उठा हुआ मैदा होता है उसी को खमीर बोलेंगे हम। तो मैदे या खमीर को उठाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। तो आप सिंपल सा लिख सकते हो यीस्ट के सामने एरो लगा के कि इसका उपयोग मैदे या खमीर को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है ना। और जिससे कई उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिससे कई उपयोगी उत्पाद क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। इसको परिभाषा वाइज लिखते हुए चलना दोस्तों। फिर इसमें अपन उदाहरण लिख सकते हैं कौन कौन सी जगह ये उपयोग में आ रहा है। ब्रेड, पेस्ट्री, केक, इडली, डोसा आदि बनाने में ये हमारे लिए उपयोगी है। दोस्तों ये बात आपके क्लियर होगी। अब अगला उपयोग यीस्ट का, यीस्ट और का उपयोग में आता है। मैदे को तो उठाने में आ रहा है और इससे विभिन्न उत्पाद हम बना रहे हैं, ये तो आपके क्लियर हो गया। अगला जो आपने सुना होगा एल्कोहल, आपने नाम सुना होगा एल्कोहल, या एल्कोहल नहीं सुना तो आपने सुना होगा शराब। आजकल लोग बहुत ज्यादा नशा करने लग गए हैं, तो नॉर्मली बात है कि आपने इसका नाम आसानी से सुन रखा होगा। तो एल्कोहल या शराब क्या होती है, ये कैसे बनती है, तो इसके पीछे भी कौन सा जीवाणु है, इसके पीछे भी यीस्ट है। यीस्ट क्या करेगा, जो गेहूं होता है या चावल होते हैं या इसमें फलों के रस होते हैं, अंगूर अनार आदि के जो रस होते हैं, इनके द्वारा, इनके रस में जो शर्करा उपस्थित होती है, शर्करा, ये शर्करा को ये यीस्ट एल्कोहल में बदल देता है, एल्कोहल यानी कि शराब में बदल देता है। तो इससे ये शराब तैयार की जाती है। तो आपने नॉर्मली सुन रखा होगा कि अंगूर से शराब तैयार की जाती है, आपने सुन रखा होगा गेहूं से, या गेहूं को सड़ाकर तैयार की जाती है। तो इस सब के पीछे भी कौन सा सूक्ष्म जीव है, यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव है। ये यीस्ट सूक्ष्म जीव जो होता है ये एल्कोहल में जो है शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। यानी कि गेहूं के अंदर और अपने दूसरे फलों के रस के अंदर जो शर्करा पाई जाती है, शर्करा यानी चीनी, उस शर्करा को ये
कहीं में परिवर्तित कर देगा, एल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। उस एल्कोहल का ही उपयोग फिर नशीले पदार्थों के रूप में, दवाइयों के रूप में, वो अन्य उत्पादों के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा उपयोग इसका याद रख लेना, ईस्ट में एक तो खमीर को ऊपर उठाने में, दूसरा ये यहाँ पे नोट करना पूरा ऐसा कैसा उतार सकते हो आप, गेहूं चावल फलों के रस की शर्करा को एल्कोहल में बदलने का कार्य करता है। दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आपके। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, मैं चाहूंगा आप सब क्वेश्चन नोट करें। किण्वन किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट भी कर ले और साथ में प्रश्न वाइज लिखे इसको। पहले किण्वन किसे कहते हैं, ये किण्वन बोर्ड पे लिखा हुआ है, किण्वन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन या किण्वन किसे कहते थे? तो फर्मेंटेशन किण्वन होता क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा तो देखना। ये जो अभी अपन ने पढ़ा एल्कोहल तैयार करने की क्रिया, तो ये एल्कोहल तैयार करने की जो क्रिया है यही अपनी कहलाती है किण्वन। यानी कि आपने पहले ही पढ़ लिया कि प्रश्न अलग से आता है इसका, इसलिए मैं अलग से नोट करा के परिभाषा सहित इसको लिखाऊंगा कि चीनी या शर्करा को एल्कोहल में बदलने की क्रिया या एल्कोहल में बदलना, ये किण्वन कहलाता है। शर्करा या चीनी को एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और किण्वन जो होता है इसकी खोज, यानी किण्वन की खोज सबसे पहले किसने की थी? वो की थी लुईस पाश्चर ने। यहाँ पे नाम याद रखना इसका, सिंपल से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है वो किण्वन की खोज किसने की? तो किण्वन की खोज की थी लुईस पाश्चर ने। और कब की थी? तो वो की थी 1857 में। 1857 की अपनी भारत की क्रांति आपको सबको याद होगी, अंग्रेजों के खिलाफ अपन ने इसमें युद्ध लड़ा था, तो वही वाला सन आपको याद रखना है। उसी सन में कई की खोज हो गई थी? किण्वन की। तो किण्वन की जो खोज है वो 1857 में लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी। तो आपने जो प्रश्न लिखा उसका आंसर आप लिख सकते हो, चीनी या शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करना या बदलना किण्वन कहलाता है। किण्वन की खोज लुईस पाश्चर के द्वारा 1857 में की गई थी। तो दोस्तों आपके ये पूरा कंप्लीट तीनों चीज दो टॉपिक हो गए हैं, यीस्ट और आपने एक पढ़ा इसमें से लैक्टोबैसिलस। ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, किसी ने अभी तक नहीं उतारा तो इसको नोट डाउन करें। हाँ तो दोस्तों आपने वहां तक वो उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। उसके आगे चलते हैं अपन कि आगे हमें सूक्ष्म जीवों से और क्या क्या फायदे हैं। कुछ फायदे अपन ने पढ़ लिए हैं, कुछ अपन को आगे और पढ़ने। उसी में आगे अगला है तीसरे चरण में अपन चलते हैं, तो मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे जो होते हैं वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में, उर्वरक क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो किस प्रकार वृद्धि करेंगे तो सुनना। बहुत से जो पेड़ पौधे होते हैं, पहले से पहले अपन चलते चलो कि किस चीज से इनको फायदा होगा। जैसे आपने सुन रखा होगा कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है लगभग 78% मात्रा है, यानी कि 100% वायु में से 78% तो नाइट्रोजन है। लेकिन फिर भी आपने इसका इतना महत्व नहीं सुना होगा जितना महत्व हम सुनते हैं CO2, जितना हम सुनते हैं ऑक्सीजन आदि गैसों का उपयोग हम बहुत अधिक मात्रा में करते हैं और इनको त्यागते हैं सब कुछ। लेकिन 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद इसका इतना अधिक आप लोगों ने उपयोग नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो सीधे ही इस नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर या पृथ्वी के अन्य जीवों के अंदर इस तरह की क्षमता नहीं होती है कि वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का किसी भी प्रकार से उपयोग कर सके। पेड़ पौधों में भी ये क्षमता नहीं है और जीव जंतुओं में भी ये क्षमता नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर उपस्थित कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो अपने सबके पास जो क्षमता नहीं है, वो क्षमता किसके पास है? इन सूक्ष्म जीवों के पास है। इनमें कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदल देते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदल देते हैं। और ऐसे जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक है इन यौगिकों का उपयोग फिर पेड़ पौधे कर लेते हैं। तो पेड़ पौधों के द्वारा इस नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उपयोग किया जाता है तो उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। और ये जो गैस है इसका उपयोग पेड़ पौधे कहाँ से करते हैं? मृदा में। तो हम इसको समझते हैं।
जो कुछ जीवाणु है और कुछ नीलहरित शैवाल है, ये मृदा के अंदर जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदल के उपस्थित कर देते हैं। कहाँ पे उपस्थित कर देंगे? मृदा में, जिससे मृदा के अंदर नाइट्रोजन युक्त यौगिक के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित हो जाएगी और ऐसी नाइट्रोजन का उपयोग फिर पेड़ पौधे अपने जड़ों की सहायता से कर लेंगे और ये पेड़ पौधों के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। जैसे कुछ जीवाणु का नाम मैं बोलूँ एक का, इसमें जो मक्का होते हैं, ये बहुत सारे जो फली वाले जो पादप होते हैं आपने जिनमें फली के अंदर आते हैं ना, जैसे इसका कुल का नाम था लेग्यूमिनोसी कुल। तो लेग्यूमिनोसी कुल के जो पादप होते हैं फली वाले, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठें। जब भी उखाड़ोगे तो उसमें गिठाने पाई जाती है जड़ के अंदर। तो उन गिठानों में जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, पूरा नाम है इसका, शॉर्ट नाम भी याद रख सकते हो आप, राइजोबियम। तो राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव पाया जाता है। तो ये सूक्ष्मजीव क्या करेगा? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदल देगा और उस नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उपयोग कौन कर लेंगे? फिर पेड़ पौधे कर लेंगे। तो इस तरह ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता में भी क्या कर रहे हैं? वृद्धि। सीधे सीधे फसलों को क्या पहुंचा रहे हैं? फायदा पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए कौन से जीव हो जाएंगे? लाभदायक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये तो आपको पता लग गया होगा कि जो सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलकर पेड़ पौधों को प्रदान कर रहे हैं। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है। फिर वही नाइट्रोजन जब हम पेड़ पौधों को हम खाते हैं, जैसे कोई भी फल खा रहे हैं, कोई भी अनाज खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में आ जाएगी नाइट्रोजन। फिर हमारे शरीर के अंदर भी प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसमें सहायक होती है। तो इस तरह चक्र के रूप में ही चलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहा जाता है? क्वेश्चन डाल के लिखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सिंपल सा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। बहुत सही क्वेश्चन उठ रहा होगा, नाइट्रोजन युक्त यौगिक क्या होते हैं? तो नाइट्रोजन युक्त यौगिक मतलब होता है किसी भी चीज से कोई दूसरा यौगिक बदल दे अपन तो यौगिक कहलाएगा। तो इसमें नाम लिख सकते हो आप जिसको लिखना हो। जैसे नाइट्रोजन युक्त यौगिक के रूप में यहाँ बनते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट। नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को? तो वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो बच्चे लिखना चाहे वो लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक के रूप में क्या बनेगा? नाइट्राइट और नाइट्रेट। नाइट्राइट फिर उससे बनेगा नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के रूप में पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो किसे कहते हैं? कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये क्रिया कौन करेगा? ये क्रिया कई प्रकार के जीवाणु करते हैं और कई नीलहरित शैवाल भी इसको करते हैं। तो नीलहरित शैवाल और कुछ सूक्ष्म जीवाणु, कुछ सूक्ष्म जीवाणु बहुत से नाम हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोसोबैक्टर, एक होता है नाइट्रोमोनास, एक होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसको नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदल देते हैं और यही क्रिया हमारी कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसको प्रश्न डाल के इसको आंसर वाइज आप लिख सकते हो। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, अगला क्या महत्व है, अगला क्या लाभ है, या मित्रवत जो सूक्ष्म जीव है वो अगला हमें क्या फायदा पहुंचा रहे हैं? तो इसमें होता है खाद्य निर्माण। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि इससे पहले लेसन में अपन पूरा पढ़ चुके हैं खाद्य निर्माण। तो वहां मैंने आपको बोला था प्रकृति में जितने भी जो जैविक अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे पेड़ पौधों के द्वारा जो त्यागा जाता है वो और जीव जंतु के द्वारा जो त्यागा जाएगा वो, दोनों जो अपशिष्ट है वो अपशिष्ट को कुछ समय के लिए मैंने बताया था किसान जो थे वो एक गड्ढे में जाकर डाल देते हैं और कुछ समय पश्चात वो देखते हैं तो वो खाद में बदल जाता है, फिर उसको वो खेत में छिड़क देते हैं। तो जो अपशिष्ट है उसको खाद में कौन बदलता है, कैसे खाद में बदल रही? तो उसके पीछे भी कौन है? सीधे सीधे सूक्ष्म जीव है। जो सूक्ष्म जीव है ये जैविक अपशिष्टों का अपघटन कर देते हैं और उनका अपघटन करके उनको खाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार अगला फायदा हमें पहुंचाते हैं खाद बना के। वो प्रकृति के सफाई कर्मी भी इनको बोला जाता है क्योंकि जो अपशिष्ट अगर ये नष्ट नहीं करते
तो जैसे पॉलीथीन वगैरह आज कचरा घूम रहा है, इसी तरह से पेड़ पौधों का कचरा जानवरों के द्वारा त्यागा गया अपशिष्ट वो भी पूरे मार्केट में जगह जगह आपको घूमता हुआ पड़ा हुआ दिखाई देता। पेड़ के पत्ते आपको उड़ते हुए जगह जगह दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका अपघटन कौन कर देता है? ये सूक्ष्म जीव इनको बदल के और लाभदायक अवयवों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में क्या होती है? वृद्धि करती है। तो खाद का निर्माण किसके कारण हो रहा है? सीधा सीधा पूर्वक क्षमता में। तो इसको भी आप लिख सकते हो कि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव है वो जैविक अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे प्रकृति की सफाई भी रहती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसको आप नोट करें। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोरोना वायरस किस वायरस के द्वारा होता है, सॉरी कोरोना रोग किस वायरस के द्वारा होता है। तो कोरोना रोग किस वायरस के कारण होता है, इसका मैंने नाम पूछा था और आपसे बोला था कमेंट में मुझे बताए। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट सेशन के अंदर जवाब भेजा था, बहुत सौ का सही जवाब था, बहुत सौ का गलत भी था। जिसमें से अथर्व एक भैया थे, उन्होंने बोला वायरस। तो वायरस तो मैंने स्वयं पूछा था कि किस वायरस के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन को ठीक से समझे और उसके बाद उसका आंसर देना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि किस वायरस के द्वारा होता है। तो कोरोना रोग जो होता है वो कोविड-19 वायरस है, इसके द्वारा होता है। कोरोना वायरस इसको सामान्य तौर पे बोला जाता है क्योंकि एक कोरोना एक समूह का वायरस है। तो कोरोना समूह के जितने भी वायरस है उनको कोरोना वायरस हम बोल सकते हैं। ये जो वायरस होते हैं ये मुख्य रूप से अपने श्वसन तंत्र पे इफेक्ट करते हैं, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह होते हैं, इसमें भी हमारे लिए कोरोना वायरस का समूह का वायरस ही जिम्मेदार होता है। इस तरह कोरोना वायरस एक नहीं होके अनंत तरह की प्रजातियां इसकी और अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के लक्षण ये प्रकट करता है। लेकिन हाल ही में जो इसकी नई प्रजाति सामने आई है उसका नाम है कोविड-19। जो वर्तमान में कोरोना रोग फैल रहा है उसके लिए सीधे तौर पर कौन सा वायरस जिम्मेदार है? कोविड-19। ये WHO के द्वारा इसका नामकरण किया गया है और इसके नाम की फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो कोविड में को यानी कि CO है, इसका मतलब होता है कोरोना। तो CO किससे लिया गया है? कोरोना से। फिर इसके बाद आता है VI, तो यहाँ पे VI लिया गया वायरस से, तो कोरोना वायरस, वायरस का हो जाएगा VI। इसी प्रकार D यानी होता है डिसीज, तो यहाँ से लिया गया है D। और ये वायरस जो है ये दुनिया के सामने 2019 के अंदर आया था, इसलिए इसके पीछे लगा हुआ है 90 यानी कि 19, तो ये लिया गया 2019 से। तो इस प्रकार कोविड-19 का नामकरण किया गया। तो दोस्तों हमें कमेंट सेशन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जिस भी भैया ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो आगे से आगे में जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।